हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट ग्राफ्स जो आपके बोर्ड्स के लिए काफ़ी अहमियत रखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम इसमें जो इम्पोर्टेंट ग्राफ्स रहेंगे। तो ये ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है इस पर बेस्ड कभी कभी न्यूमेरिकल बनता है, कभी सिंपली ग्राफ पूछ लेता है। लेट्स स्टार्ट। सो हमारा जो पहला ग्राफ स्टार्ट होता है वो होता है गॉस लॉ पे बेस्ड। और गॉस लॉ पे जो ग्राफ है हमारा, उसमें दो एप्लीकेशंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला है इन्फिनिट लाइन चार्ज। इन्फिनिट लाइन चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ई इक्वल्स टू लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। इसमें ग्राफ बनेगा जिस तरह से ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है, दैट इज स्फेरिकल शेल। इसमें ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से। ई यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, तो ये ग्राफ बनता है। तो दिस ग्राफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्राफ कॉन्सेप्ट की वो ग्राफ है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ जहाँ से बनते हैं, और ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ डेफिनेशन भी बनती है, जैसे कि आपका क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और आपका वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, या इसी को पूछ लेता है कट ऑफ पोटेंशियल। ये भी आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो कुछ ग्राफ के बारे में बात करें। पहला ग्राफ है आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल में। तो ये ग्राफ बनेगा इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसमें देखो इंटेंसिटी को चेंज करते रहो, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, आप इंटेंसिटी चेंज करोगे बट स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड ग्राफ है इसमें वो क्या कहता है आपका, एक टाइम के बाद आपका क्या होगा, करंट सैचुरेशन हो जाएगा, करंट में कोई चेंज नहीं होगा बट पोटेंशियल आप चेंज करते रहोगे, तो करंट का सैचुरेशन हो गया, करंट अब सेम रहेगा। ठीक है, जब पोटेंशियल आपने बदलते रहेंगे। दिस ग्राफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ। क्या है इसमें, ये ग्राफ है पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो इसमें होगा क्या, मेटल ए और मेटल बी, दो मेटल दिए हैं, उनके लिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया। तो ग्राफ ड्रॉ करने पर जो एंगल रहेगा ना वो सेम रहेगा, कितनी मेटल ऐड कर लो, पैरेलल रहेगा। तो ये है फ्रीक्वेंसी, ये है आपका पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ होता है। अपन लोगों को पता है इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से, ई के इक्वल्स टू ई माइनस ओमेगा डब्ल्यू नॉट, इट्स स्टॉपिंग पोटेंशियल, सॉरी इट्स अ वर्क फंक्शन। ठीक है ना, इट्स वर्क फंक्शन। तो इसका फॉर्मूला ये होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये पूछेगा वर्क फंक्शन का फॉर्मूला इस तरह से। इसी को हम इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, न्यू इक्वल्स टू होता है सी अपॉन लैम्डा। इट्स न्यू बोले तो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सी अपॉन लैम्डा। तो हमने यहाँ से ई को डिवाइड किया, न्यू को लिखा सी अपॉन लैम्डा, यहाँ सी अपॉन लैम्डा नॉट। सी कांस्टेंट रहेगा इसलिए सी नॉट नहीं होता, ये बात ध्यान रखो। ये है इसमें स्लोप, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर किया तो ये स्लोप आएगा। दिस इज कॉल्ड स्लोप, ये स्लोप। ये जो अपना ग्राफ है इसमें एच अपॉन ई क्या होगा, स्लोप होगा, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। दिस इक्वेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके जस्ट बाद। हमारे पास ग्राफ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हमें कंप्लीट करना है। तो पहले ग्राफ में ये हमें दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमसे इसमें पूछा हुआ है कि यार इसमें वर्क फंक्शन बताओ। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ई एच न्यू नॉट। तो एच का वैल्यू कितनी होती है, 6.6 10 की पावर माइनस 34। ये न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 4.5 में इंटू 4.5। इसे सॉल्व कर लीजिए, अपना वर्क फंक्शन आ जाएगा जूल में, आपका आंसर। क्लियर, ये तो हम कर सकते हैं एग्जाम में, सॉल्व वो करना पड़ेगा। ये दूसरा ग्राफ है। दूसरे ग्राफ में पूछा है हमसे, ये दो मेटल सरफेस हैं, दिस वन इज मेटल पी, दिस वन इज मेटल क्यू। क्लियर, जो ग्राफ है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। हमसे इसमें पूछा हुआ है कि आप ये बताओ किसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी या किसमें वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा। तो यार एक बात समझो, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो मेटल बी, मेटल क्यू में होगी, क्योंकि देखो उससे आगे है। और ऑब्वियसली बात है। दूसरी बात, अगर इसमें वर्क फंक्शन नहीं पूछता ना, तो देखो वर्क फंक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, तो वर्क फंक्शन भी बी में ज़्यादा होता। ठीक है, इसे समझिए। दूसरा से पूछा होगा आपसे स्लोप। स्लोप किसके बीच में निकलता है, स्लोप होता है tan थीटा, इसी को पढ़ते हैं एम। tan थीटा को सोचा परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा वी नॉट अपॉन वी न्यू, सॉरी वी नॉट अपॉन न्यू, ठीक है ना। यही होता है प्लैंक कांस्टेंट की, ध्यान रखना इस बात को, फॉर एवर रिमाइंड दिस, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो। लास्ट क्वेश्चन में हमसे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है और हमें इस तरह से कुछ स्लोप गिवन है, चार्ज इन इलेक्ट्रॉन गिवन है। तो देखो स्लोप होता है h अपॉन ई, रिमाइंड दिस, h कितना होगा स्लोप, ये क्रॉस जाएगा यहाँ पे, हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमें वी नॉट और न्यू के बीच में ग्राफ गिवन है, हमें स्लोप गिवन है और चार्ज इन इलेक्ट्रॉन गिवन है, हमें पूछ रहा है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है स्लोप इक्वल होता है h अपॉन ई, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, h निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दोनों वैल्यूज गिवन थी मल्टीप्लाई करो। एग्जाम में ऐसा करके नहीं आई है कि आपको प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पता है और आप चिपका के आगे वहाँ पे टीचर मार्क्स नहीं चिपकाएगा, 0 घुमा देगा, वही चिपका देगा वहाँ पे, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। ये जो सामने क्वेश्चन की बना है आपको, इसे आपने सॉल्व करना है, इसमें थ्रेशोल्ड, फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, प्लैंक कांस्टेंट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। इसे ट्राई कीजिएगा घर पे, और जिसको नहीं आएगा ना वो कमेंट कर देना। इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपने कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट करंट, इसमें आपने जितने भी वेव्स हैं आपकी उसके यूसेज पढ़ने हैं और उसके बारे में पढ़ना है, जैसे कि रेडियो वेव्स है, अल्ट्रावायलेट है और विजुअल है, ये सारे आपने पढ़ने हैं, ठीक है ना। इनको एक बार थॉरोली पढ़ लीजिए। इसमें ग्राफ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस तरह से ये ग्राफ बनता है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन 90 का एंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से रहते हैं, इस तरह से मूवमेंट करते हैं, आगे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह का मूवमेंट रहता है, ये कंप्लीट। तो ये जो मूवमेंट रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है, इस तरह से मूवमेंट रहेगा। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा प्रिज्म एंगल का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, मिनिमम डेविएशन पढ़ा होगा, डेविएशन वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन n इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल m बाई 2 होल अपॉन साइन a बाई 2, ये आपने पढ़ा होगा। उसके बाद एक ग्राफ बनता है मिनिमम डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस में, ये ग्राफ कुछ इस तरह होता है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उसको पढ़ लीजिए। मिनिमम डेविएशन के टाइप में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि लाइट जो प्रिज्म में डेविएट होनी होती है वो डेविएट ना होके पैरेलल निकल जाती है बेस के, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। फिर कुछ कंडीशंस होती है, आई डैश उसमें आई हो जाता है, आर डैश आर हो जाता है, डेल एम डेल के इक्वल हो जाता है, डेविएशन जो कॉन्सेप्ट होता है इक्वल हो जाता है। ये ग्राफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, इसे भी देख लीजिएगा। देखिए हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है इसमें, वो है आपका इंटेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी, इंटरफेरेंस में और डिफ्रैक्शन में। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में कॉमन डिफरेंस ये भी हो जाता है कि यार इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी सेम रहती है और डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी धीरे धीरे घटती जाती है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलती है इंटेंसिटी। तो ये कुछ ग्राफ रहता है, ये ध्यान दीजिए। सेंटर ब्राइट फ्रिंज है, इसमें इंटेंसिटी पर देखो इंटेंसिटी सेम है, सेंटर ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क, फर्स्ट ब्राइट, फिर यहाँ पर सेकंड ब्राइट। ये जो डार्क किए हुए हैं डार्क है, ठीक है ना, ये डार्क फ्रिंज है, क्लियर। ये इंटरफेरेंस में। डिफ्रैक्शन में देखो इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, ये ग्राफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, ठीक है ना। यही वही है इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ धीरे धीरे कम होती जाती है, सेंटर में हाई रहती है, इस तरह चलता है। तो आपको YDSE पढ़ना है, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ना है, ठीक है ना। ये देखिए हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जैसे कहते हैं हम लोग PI जंक्शन डायोड या PN जंक्शन डायोड, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसमें आपने क्या पढ़ना है, इसमें आपने VI ग्राफ पढ़ना है, फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस। ये फॉरवर्ड बाइस रहेगा, रिवर्स बाइस रहेगा। यहाँ पर आता है एक वर्ड आता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, एवलेंच ब्रेकडाउन, इसे जरूर देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है। इसमें PN जंक्शन फॉर
इसमें फुल वेव रेक्टिफायर पढ़िए, हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़िए, इनके लिए भी जो सर्किट डायग्राम्स होते हैं उन्हें ज़रूर कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, और इसमें बस ग्राफ के टर्म्स में यही इंपॉर्टेंट। आपके पास है ऑल्टरनेटिंग करंट एक चैप्टर, उसमें आते हैं फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम में आपने पढ़ना है इंडक्टेंस ओनली, यानी इंडक्टेंस ओनली के लिए फेजर डायग्राम ये रहेगा, कैपेसिटेंस ओनली के लिए फेजर डायग्राम ये रहेगा। ये आपको टिप्स में होना चाहिए, प्रैक्टिस कीजिए इसकी। तो लास्ट में पढ़ना है आपने कुछ फेजर डायग्राम्स जो इंपॉर्टेंट है आपके। LR सर्किट के लिए फेजर डायग्राम कुछ इस तरह रहेगा, इसे चेक कर लीजिए। ठीक है ना, LR सर्किट इसमें इंडक्टेंस है और रेजिस्टेंस है। CR सर्किट कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस इसमें इस तरह से रहेगा। ठीक है ना, LCR मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रहेगा, एंड LC दिस। तो ये आपके ग्राफ हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राफ है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट ग्राफ है वो है आपके पास बाइंडिंग एनर्जी, उसे पढ़ लीजिए, दैट्स एंड इतना पढ़ लीजिए ग्राफ का, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड थैंक यू वेरी मच, टेक